नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 5 को, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। इस अध्याय में से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम समझेंगे, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे और साथ में कुछ ग्राफिक्स का भी उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो लंबाई का मानक मात्रक है मीटर। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है ताकि मानक में एकरूपता रहे। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका उपयोग सड़क की लंबाई या हवाई यात्रा की दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग लंबाई मापने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग करते थे? तो प्राचीन काल के लोग लंबाई मापने के लिए अंगुल या बालिस्त का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में कदम का उपयोग भी दूरी मापने के लिए किया जाता था। शरीर के अंगों से मापन सटीक नहीं होता, क्योंकि हर शरीर व्यक्ति के शरीर का आकार अलग-अलग होता है। अगला प्रश्न है, दर्जी कपड़े का माप लेने के लिए किसका उपयोग करता है? तो दर्जी कपड़े का माप लेने के लिए लचीला मापन फीता काम में लेता है, जिसे इंचिंग टेप भी कहते हैं। शरीर के घुमावदार हिस्सों को मापने के लिए लचीला फीता ही उपयुक्त होता है। दुकानदार कपड़े को मापने के लिए लोहे या धातु की छड़ का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापी जा सकती है? तो किसी वक्र रेखा की लंबाई दागे का उपयोग करके मापी जा सकती है। पहले दागे को वक्र रेखा के अनुदेश रखा जाता है, फिर दागे की उस लंबाई को सीधे स्केल पे मापा जाता है। वक्र रेखा को सीधे स्केल से सीधे नहीं नापा जा सकता। अगला प्रश्न है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह नहीं बदलती तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है। गति हमेशा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखा में होने वाली गति को सरलरेखीय गति कहा जाता है। सड़क पर चलती कार या मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति इसके उदाहरण हैं। ऊपर से गिरते हुए पत्थर की गति भी एक सरलरेखीय गति ही होती है। अगला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की गति है? तो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है वो एक वर्तुल गति का उदाहरण है। इस गति में वस्तु एक निश्चित केंद्र से समान दूरी पर रहते हुए घूमती है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति भी वर्तुल गति का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह गति जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद खुद को दोहराती है क्या कहलाती है? तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति इसके उदाहरण है। सितार की डोरियां या बजते हुए ढोल के पर्दे भी आवर्ती गति को ही दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। छोटी वस्तुओं जैसे पेंसिल की मोटाई मापने के लिए मिलीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मापन करते समय स्केल को वस्तु के साथ कैसे रखना चाहिए? तो मापन करते समय स्केल को वस्तु के साथ उसके संपर्क में लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए। स्केल को टेढ़ा रखने से मापन गलत हो जाता है। यदि स्केल का सिरा टूटा हो तो शून्य के बजाय किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर से मापन शुरू करना चाहिए। सटीक मापन के लिए आंखों की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो सटीक मापन के लिए आंखों की स्थिति जिस बिंदु को मापना है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। आंखों को तिरछा रखने पर लंबन त्रुटि हो सकती है। सही स्थिति मापन बिंदु के लंबवत ऊपर होती है। अगला प्रश्न है, साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की होती है? तो साइकिल के पहिए में वर्तुल और सरलरेखीय दोनों प्रकार की गति होती हैं।
पहिया अपनी धुरी पर घूमता है, ये तो वर्तुल गति का उदाहरण है। और साथ ही सड़क पर आगे की ओर बढ़ता है, वो एक सरलरेखीय गति का उदाहरण है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद भी इस तरह की दोनों गतियों का एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की किस प्रणाली की रचना की थी? तो 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन के लिए मीटर पद्धति की प्रणाली की रचना की थी। इससे पहले दुनिया भर में मापन के लिए अलग अलग और भ्रमित करने वाले तरीके थे। इस प्रणाली ने आगे चलकर मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों का आधार बनाया। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई मक्खी की गति कैसी होती है? तो उड़ती हुई मक्खी की गति होती है वो एक अनियमित गति का उदाहरण है। इसका कोई निश्चित दिशा या निश्चित पथ नहीं होता है। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति भी अक्सर अनियमित गति ही होती है। अगला प्रश्न है, छोटी दूरियों को मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो छोटी दूरियों को मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर वाले पैमाने का यानी स्केल का उपयोग किया जाता है। इस पर एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ इंच के निशान होते हैं। इसमें सबसे छोटा भाग 1 मिलीमीटर का होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है वह क्या है? तो पृथ्वी चारों तरफ जो गति करती है वह वृत्तुल और आवर्त गति का उदाहरण है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ पर घूमती है। साथ ही यह एक वर्ष का निश्चित समय लेती है, इसलिए एक आवर्ती भी है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या कदम लंबाई का मानक मात्रक हो सकता है? तो कदम लंबाई का मानक मात्रक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कदम की लंबाई अलग अलग होती है। मानक मात्रक वह होता है जो दुनिया भर में हर जगह समान रहे। अगला प्रश्न, लंबाई मापने में होने वाली सामान्य गलती क्या है? तो लंबाई मापने में होने वाली सामान्य गलती शून्य को न देखना है। हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु का एक सिरा शून्य पर हो। अगर शून्य घिस जाता है तो उसके किसी स्पष्ट अंक से शुरू करना चाहिए और अंत में उसे घटा देना चाहिए। चलती हुई बस की गति किसके सापेक्ष विराम में हो सकती है? तो चलती हुई बस की गति बस में बैठे यात्रियों के सापेक्ष विराम में हो सकती है। सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के लिए बस गति में है, लेकिन बस के अंदर बैठा व्यक्ति दूसरे यात्री के लिए स्थिर यानी विराम अवस्था में होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी धागे की मोटाई कैसे मापी जा सकती है? तो किसी धागे की मोटाई को नापने के लिए उसे बेलन पर लपेटना पड़ता है। धागे को एक पेंसिल पर कई बार लपेटा जाता है, जैसे 50 या 100 बार। फिर कुल लंबाई को घेरों की संख्या से भाग देकर एक घेरे का मान निकाला जाता है, जिससे कि धागे की मोटाई प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने मापन और गति के बारे में बहुत सी जानकारियों को प्राप्त किया है। ये जानकारियां दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।